दोस्तों, before we begin this video, there is an important announcement to make that this video will be available in Hindi as well as English. So if you want this video in English, you can wait a while or you can jump 10 to 15 minutes ahead and see this discussion in English also. तो स्टार्ट करेंगे अब हम आज की डिस्कशन। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा और इंग्लिश अगर आपने देखना है इसको तो आप 10-20 मिनट आगे जा सकते हो, 10-15 मिनट आगे जा सकते हो, वहाँ पे आपको इंग्लिश के अंदर में डिस्कशन मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स चल रहा है हमारा, जो कि डेली 6 बजे वीडियो डलती है, 2021 के लिए है, जिसके अंदर करंट अफेयर वगैरह कवर किया गया है। उसको भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर जाके, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में उसका लिंक है। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर में हमें अंडरस्टैंड करना है एक्चुअल में यूपीएससी के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरीके के यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी में 2 तरीके के क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन मतलब उसके लिए आपको नॉलेज की आवश्यकता है, आंसर राइटिंग स्किल की उतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नॉलेज की आवश्यकता है लेकिन आंसर राइटिंग स्किल की उतनी आवश्यकता नहीं है। जैसे आज का इनसाइट सिक्योर, उसको आप ओपन करोगे, उसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसके अंदर पूछा गया 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो वो होता है नॉर्मल क्वेश्चन जो कि कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है। सॉल्व इन द सेंस, अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। आपको बस इन्फॉर्मेशन स्कैन करनी है, उसके लिए विजन के मटेरियल जो हमारा 365 होता है उसके अंदर मिल जाएगी। मतलब वो काफ़ी कॉमन सोर्सेज के अंदर होता है और वो नॉर्मल होता है जिसके अंदर में आप डायरेक्टली लिखोगे जो आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कोई भी लिख सकता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि क्रिटिकली एनालाइज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर में सिर्फ आपसे एक पॉइंट नहीं पूछा। इसमें सिंपल था 1 नेशन 1 इलेक्शन। सेकंड क्वेश्चन उसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसके अंदर में भी डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज उनको कोडिफाई नहीं किया गया है तो डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन होते हैं जो कि मैंने अभी उठाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि अगर आपने यूपीएससी में सिलेक्शन लेनी है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करना। और आंसर राइटिंग का मतलब होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए स्किल डेवलप करना, बिकॉज ये क्वेश्चन स्किल रिक्वायर करते हैं नॉलेज के साथ साथ, क्योंकि इनके अंदर में एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं पूछा जाता। इनमें पूरा एक क्लब कर दिया जाता है जितना भी इन्फॉर्मेशन उस चीज़ से रिलेटेड है, और एक होलिस्टिक वे के अंदर में क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आपको बोला जाता है। जैसे कि यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया था हमारा 2019 के अंदर में, जिसके अंदर बोला गया था पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर में गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करता है उसके अंदर में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई पोस्ट 1991। तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो एक्चुअल में एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं पूछ रहा, वो एनालाइज करने के लिए पूछ रहा है। जैसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ये मैं आपको धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीज़ें बताता रहूँगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब हम आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं तो हम इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो कि लिखने के अंदर में थोड़े मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन आज का। इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म रिक्वायर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी, इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन एंड एडजस्टमेंट, कमेंट इन द लाइट ऑफ इंडियाज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड टेररिज्म। ये क्वेश्चन पूछा गया और इसके अंदर में जो मैंने आंसर देखे वहाँ पे वो ऑलमोस्ट जितने देखे मैंने वो सारे एक गलत डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, या उनके अंदर में थोड़ी इमेच्योरिटी दिख रही है, थोड़ी कमी दिख रही है नॉलेज की। तो इनके अंदर में आपको क्या बताना चाहिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इसके अंदर में एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा कि अभी आपने कुछ कर दिया, इंडिया ने अभी अटैक कर दिया पाकिस्तान के बंकर पे, तो उसके लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये मिस्टेक होगी अगर आप इसको एक छोटे कंटेक्स्ट में लेके चलोगे। यहाँ पे कंप्लीट काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटेजी बोला गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी, आतंकवाद से लड़ने के लिए इंडिया के द्वारा जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है कम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए वो। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है। जब हम जीरो टॉलरेंस बोलेंगे तो एक्चुअल में इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी है, इंडिया कैसे लड़ता है वो। उसके बाद बोला गया कि कांस्टेंट इवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट होनी चाहिए। तो पहले क्या बोला गया, इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी क्या है, व्हाट इज़ इंडियाज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी टू टैकल टेररिज्म फर्स्ट। सेकंड क्या बोला गया, सेकंड बोला गया कांस्टेंट इवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट होनी चाहिए। तो इसके ऊपर आपको इलेबोरेट करना है कि ये होनी चाहिए और क्या इंडिया ने की हुई है, कितनी की हुई है। फिर आप ये भी बता दोगे इसमें कि हाँ इंडिया ने की हुई है लेकिन इसके अंदर में थोड़े इश्यूज़ हैं। फिर आप इश्यूज़ बताओगे और इश्यूज़ के साथ ही थोड़ा सॉल्यूशन और कंक्लूजन एंड। अदरवाइज़ आप अगर इसके अंदर में गलतियाँ क्या कर सकते हो, जैसे इसको लिखो आप अभी, इसके अंदर क्या गलतियाँ कर सकते हो आप पाकिस्तान को पकड़ोगे और पाकिस्तान के ऊपर ही पूरा आंसर लिख दोगे, वो गलत होगा आपका आंसर। कश्मीर को पकड़ोगे, कश्मीर पे लिख दोगे, वो भी गलत होगा। कंप्लीट काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी इंडिया किस तरीके से देखता है वो हमें देखनी है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप दोगे तो आपको समझाना है कि एक्चुअल में आपको क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन समझ आने का मतलब आप ये नहीं लिख रहे छोटा मोटा, जब टेररिज्म बोलोगे तो आपको समझ आया एक्चुअल में टेररिज्म कहाँ की बात की जा रही है, उसके बाद आप स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करोगे। तो हम बताएंगे यहाँ पे कि इंडिया के अंदर टेररिज्म को क्लासीफाई किया जा सकता है 3 हेड में। फर्स्ट है कश्मीर के अंदर जो कि एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। सेकंड हमारा
मिडल रीजन, हिंडरलैंड जो है हमारा नक्सल एरिया, नक्सल प्रभावित एरिया, ये भी टेररिज्म में आता है। फिर इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। फिर अगर आप मैप बनाना चाहो तो बना सकते हो, यहाँ पे मैप बना के आप दिखा सकते हो कि 3 प्रकार की टेररिज्म की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर में स्ट्रेटेजी क्या है इंडिया की? इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाती है इंडिया के द्वारा कि इंडिया टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करेगा किसी भी सूरत के अंदर में, और उसके लिए इंडिया अटैक वगैरह करता है। तो इंडिया क्या करता है एक्चुअल में, क्या मतलब जीरो टॉलरेंस का मतलब हुआ? तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो मिक्सचर है, मिलिट्री एक्शन किया जाता है इंडिया के द्वारा और स्टेट क्राफ्ट आर्टिलरी का यूज़ किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इंडिया स्टेट की पावर का यूज़ करता है। स्टेट के पास में क्या क्या पावर होती है? स्टेट डेवलपमेंट कर सकती है, स्टेट रिकन्सिलिएशन कर सकती है, तो स्टेट डिप्लोमेसी कर सकती है, जो कि हम नीचे देखेंगे, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो मिलिट्री एक्शन में आ गया हमारा डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी अजीत डोभाल जी के द्वारा, जो हमारे करंट एनएस से हैं, उनके द्वारा प्रपोज की गई है और इसी को इंडिया फॉलो करता है। इसका मतलब है उनके द्वारा बोला गया इंडिया पहले डिफेंसिव स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, ये अटैक कोई करेगा उसके बाद हम उसको कंडेम करेंगे, छोटा मोटा कुछ कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज कोई अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अब इन्होंने बोला डिफेंसिव प्लस ऑफेंसिव, हम अपना बचाव भी करेंगे जो आतंकवादी हमले होंगे उनसे, और उनका जवाब भी देंगे, तो हम अटैक करेंगे जहाँ से वो आ रहा है। तो इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पे, म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक 2015 म्यांमार के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। फिर उरी, इनको देख सकते हो आप यूट्यूब के ऊपर में, काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है इसके ऊपर, म्यांमार के ऊपर, उरी के ऊपर अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छी हैं वो, काफ़ी व्यूज़ भी हैं उनके। म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक 2015, उरी सर्जिकल स्ट्राइक 2016, बालाकोट, ऑपरेशन सनराइज़, जिसके अंदर में हमारे द्वारा म्यांमार के अंदर में जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनको नॉर्थ ईस्ट के अंदर में और म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर उनको किल किया गया। तो इनको लिख सकते हो। अब इसमें मैं इन्फॉर्मेशन काफ़ी हैवी लोडेड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कल भी मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट बता दिए थे, आपको हर पॉइंट याद नहीं करना होता, कुछ पॉइंट समझने के लिए होते हैं। जैसे मैं आपको 100% बता रहा हूँ, अगर आप इसको 70% या 50% भी लिख पाओगे, मेन हेडिंग तो कंप्लीट करो, इनको 70-50% भी लिख पाओ तो आपका आंसर दूसरों से अच्छा बन जाएगा। तो ये इंडिया की आई डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी जीरो टॉलरेंस के लिए। सेकंड, पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन। इस पॉलिसी के अंदर में इंडिया सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी फॉलो करता है, जो कि नक्सल एरिया में, कश्मीर में आपको बोला जाता है आप सरेंडर करो, आपको स्किल देंगे, आप जो जैसे आप गन के साथ सरेंडर करोगे तो आपको 1500 देंगे, फिर आप बॉम्ब के साथ सरेंडर करोगे तो आपको 500 देंगे। इस तरीके से पॉलिसी बनाई गई है, जिसके अंदर में बताया गया आप सरेंडर करोगे तो क्या क्या मिलेगा, और आप कितनी लेवल पे होंगे, आप कमांडर लेवल पे हैं तो क्या मिलेगा, अगर आप छोटी लेवल पे हैं तो क्या मिलेगा। उसके अलावा बोडो पीस अकॉर्ड इंडिया के द्वारा साइन किया गया, बोडोलैंड असम के अंदर में, उसकी मांग को इसके अंदर में नकारा गया और इनको ऑटोनॉमी दी गई, टेरिटोरियल काउंसिल बनाने की बात की गई, सॉरी ऑटोनॉमस काउंसिल बनाने की बात की गई वहाँ पे। तो ये भी बोडोलैंड पीस अकॉर्ड किया गया जनवरी 2020 में, ब्रू पीस अकॉर्ड किया गया जनवरी 2020 के अंदर में। थर्ड आता है इसके अंदर में पॉलिसी ऑफ हेड एंड हार्ट। हेड एंड हार्ट का मतलब आपने दिल जीतना है, दिमाग तो जीतना ही है, दिल भी जीतना है लोगों का। तो इसके अंदर में दिल को जीतने के लिए आप क्या कर सकते हो, मिलिट्री के द्वारा वेरियस सिविक एक्शन प्लान चलाए जाते हैं, जैसे कोई घर वगैरह बना देना उन्होंने, ठीक है, रिमोट एरिया के अंदर में सड़कें वगैरह बनाना उनके द्वारा। हमारी जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर ऑपरेशन सद्भावना आर्मी के द्वारा चलाया गया, जिसके अंदर में वो वेरियस मिलिट्री यूज़ करेगी, जैसे सुपर 30 चलाते हैं वो कोचिंग वगैरह के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में हमारे नक्सल एरिया प्रभावित एरिया के अंदर में इस टाइप की चीज़ों को चलाया जाता है। ये हमारी थर्ड पॉलिसी, थर्ड स्ट्रेटेजी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी में थर्ड स्ट्रेटेजी। फोर्थ आता है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को कॉर्नर किया हुआ है FATF के अंदर में, कुलभूषण यादव केस को हम लेके गए ICJ के अंदर में, मतलब हम काउंटर कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली प्रोपेगेंडा ऑफ पाकिस्तान। फिर मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट हमने घोषित करवाया। उसके बाद हम इंटरनेशनल कॉपरेशन कर रहे हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में, जैसे हमारे द्वारा फ्रांस, अभी रिसेंट के अंदर में फ्रांस के अंदर अटैक हुआ तो काफ़ी सारी कंट्री के द्वारा कंडेम किया गया फ्रांस को, लेकिन इंडिया फ्रांस के साथ में खड़ा था। उसके अलावा हमने बेका साइन किया, जिसके अंदर में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जियोस्पेशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी सैटेलाइट वगैरह से, तो आप अमेरिका से ले सकते हो उसको। अब उसको लेने के बाद में आप, जैसे इंडिया अटैक करता रहता है, आर्टिलरी वगैरह जो हमारी अटैक करती हैं वो एक्चुअल में जियोस्पेशियल डाटा यूज़ करके अटैक कर सकती हैं एक पर्टिकुलर लॉन्च पैड के ऊपर में, तो और एक्यूरेट उससे डाटा हो जाएगा। तो इंटरनेशनल कॉपरेशन कर रहे हैं, हमारा एग्रीमेंट है सऊदी, UAE, अमान के साथ में, ताकि रेडिकलाइजेशन को टैकल किया जा सके। हमारे जो लोग वहाँ पर चले जाते हैं कई बार ISIS में ज्वाइन करने के लिए, तो उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाता है, पकड़ा जाता है एयरपोर्ट के ऊपर में। तो ये हमारी कुछ स्ट्रेटेजीज़ हैं। अब इसके अंदर में क्वेश्चन के अंदर में सेकंड पॉइंट था कांस्टेंट इवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट। अब आपको इतनी सारी ये जो है, जैसे यहाँ से आप उठा के सिर्फ ऑपरेशन सद्भावना लिख सकते हो, नीचे अवॉइड कर सकते हो लिखना, छोटा करोगे आंसर को जितना आप कर सकते हो इनमें से पॉइंट उठा के। अब आपको सारे पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक आधा पॉइंट एग्जाम्पल दोगे तो काम चल पड़ेगा। फिर आता है कांस्टेंट इवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट। तो इंडिया ने स्टार्ट किया अपनी पॉलिसी को ऑफेंसिव और रिकन्सिलिएटरी अप्रोच के साथ में। तो इसके अंदर में हमारे द्वारा जब इंडिपेंडेंस मिलती है इंडिया को, तो काफ़ी सारी आवाज़ें उठ रही थी
नक्सल प्रभावित एरिया, तो 60s के अंदर में आएगा, लेकिन उससे पहले भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी आवाज़ें उठ रही थी। तो हमने नई नई स्टेट क्रिएट की, काफ़ी सारी हमने स्टेट की, अदरवाइज़ नॉर्थ ईस्ट के अंदर में एक ही स्टेट थी, असम ही स्टेट थी, ठीक है, और ऊपर नेफा था, बस बाकी वाली स्टेट बाद में क्रिएट की। तो हमने रिकन्सिलेशन भी की उनके साथ में, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, और ऑफेंसिव भी अटैक भी किया हमने, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट भी लेके आए। और रिसेंट में भी हम चेंज कर रहे हैं स्ट्रेटजी, जैसे 2008 में अटैक हुआ तो हमें लगा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, तो हमने एक नेट ग्रिड क्रिएट किया जो कि डाटाबेस है, जिसके अंदर में वेरियस बैंक डिटेल, आपकी ट्रैवल डॉक्यूमेंट वगैरह लिए जाते हैं, IB CBI सारे डाटा इकट्ठा करके इंटेलिजेंस डाटाबेस बनाया जाता है ताकि टेररिज्म को काउंटर किया जा सके। तो ये बनाया 2008 में, मतलब हम कॉन्स्टेंटली इवेलुएट कर रहे हैं और एडजस्ट कर रहे हैं अपनी पॉलिसी को। रिसेंट में हमें लगा NIA एक्ट और जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 है, उसमें कुछ रिफॉर्म की आवश्यकता है, तो हमने उसको रिफॉर्म किया और इसके बारे में क्वेश्चन भी आ चुका है। उसके अंदर में हमने बताया कि हम इंडिविजुअल को भी एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है, ये हमारे द्वारा बोला गया। प्लस NIA को बोला गया देश के बाहर भी ये जाके काउंटर टेररिज्म के अंदर में काम कर सकती है, तो ये इसको बोला। लेकिन कुछ हमारी प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट आ रही है मीडिया पॉलिसी नहीं है इंडिया के पास। मीडिया पॉलिसी में आता है जो हमारे इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल हैं वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं। पाकिस्तान तो चलाता है ये BBC, अल जज़ीरा, ये काफ़ी प्रोपेगेंडा चलाते हैं इंडिया के खिलाफ। लेकिन इंडिया का कौन सा चैनल है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है, ठीक है, हमारा कौन सा चैनल है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है? एक वियॉन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आप मान सकते हो थोड़ी प्रेजेंस है, अभी काफ़ी छोटा चैनल है, लेकिन बाकी हमारे चैनल वो देसी टाइप के चैनल हैं, वो अपना ही काम करते हैं। तो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में हमारी बात रखे, उस टाइप का हमारे पास चैनल नहीं है। प्लस गवर्नमेंट के पास भी, गवर्नमेंट को सेल बनाने चाहिए, जैसे पाकिस्तान के अंदर में उनका ISPR, वो प्रोपेगेंडा चलाता रहता है इंडिया के खिलाफ में, तो इंडिया के पास में भी इस टाइप का सेल होना चाहिए जो कि प्रोपेगेंडा चलाए, एंटी प्रोपेगेंडा। फिर रिलीजियस पॉलिसी, हमारे द्वारा अभी तक क्लैरिटी नहीं आई एक्चुअल में रिलीजन और टेररिज्म का क्या रिलेशनशिप है। हमारे कश्मीर के अंदर में मस्जिद का यूज़ किया जाता है, अब यहाँ पे लिखोगे नहीं, यहाँ पर रिलीजियस सिर्फ आपको मतलब रिलीजन लिखना है वहाँ पे, या रिलीजियस प्लेसेस लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे मस्जिद मंदिर इस टाइप की चीज़ें नहीं लिखोगे। आपको पता नहीं एग्जामिनर एक्चुअल के अंदर में उसकी क्या मेंटेलिटी होगी, क्या वो मतलब किस राइटिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, किस टाइप की आइडियोलॉजी से है वो, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर में रिलीजियस प्लेसेस लिखना है। तो जैसे कश्मीर के अंदर में यूज़ किया जाता है उनको प्रेयर के दौरान में टेररिज्म वगैरह का आह्वान करने के लिए, 1990 के अंदर में इस टाइप का काम किया गया था। तो हमारे लिए एक्चुअल में क्लैरिटी नहीं आई है कि इसको कैसे टैकल किया जाए, कि एक्चुअल के अंदर में आप किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए, ठीक है, तो वो आ रहा है। फिर आता है पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काफ़ी पुअर है, पुलिस अंडरस्टाफ्ड है, 138 है 1 लाख में, और वो 210 के करीब में हमें चाहिए। तो पुलिस हमारे पास नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पुलिस बेसिक काम भी नहीं कर पाती हमारा, जैसे नक्सल वगैरह एरिया, इनसे तो पुलिस निपट सकती है, लेकिन CRPF को लगाना पड़ता है क्योंकि पुलिस की उतने तरीके से पुलिस उनको टैकल नहीं कर पाती, तो पुलिस का काम और बढ़ जाता है। फिर टेररिज्म का हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम, नार्कोटिक्स के साथ में रिलेशनशिप होता है। मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं जिसके लिए हमें पुलिस को स्टाफ भी देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा। फिर जजेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमें, 6000 जजेस की शॉर्टेज है इंडिया के पास। फिर हमारी इकोनॉमिक जो स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर में हम बोलते हैं हम इकोनॉमी वगैरह में अच्छा करेंगे, नॉर्थ ईस्ट को इकोनॉमिकली काफ़ी प्रॉस्पर बनाएंगे। हमने बोला कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जिसके अंदर में इंडिया कनेक्ट कर रहा है म्यांमार के थ्रू त्रिपुरा के अंदर में, और एक IMT प्रोजेक्ट जिसके अंदर में ट्राईलेटरल हाईवे बनाया जा रहा है इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में। तो ये मतलब कब से चलते आ रहे हैं, हमने इनको कंप्लीट नहीं किया, हमारे प्रोजेक्ट ऐसे ही चले हुए हैं। तो हम नाम की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के अंदर में हमें स्पीड अप करना पड़ेगा। प्लस बॉर्डर सिक्योरिटी हमारी पुअर है, बांग्लादेश के साथ में, म्यांमार के साथ में बॉर्डर जो है काफ़ी पोरस हैं, और काफ़ी पाकिस्तान को अगर इनफिल्ट्रेट करवाना हो तो या तो वो अपने बॉर्डर से करवाएंगे या बांग्लादेश के थ्रू करवा सकते हैं। तो ये भी हमारी एक पॉवर्टी है, ये हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। फिर एंड के अंदर हम लिख सकते हैं कि इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेटजी पॉलिसी बनानी है और नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनानी है, जो कि कोहेरेंट और विजनरी तरीके की गाइडलाइंस हों उसमें, कॉम्प्रिहेंसिव बना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। So now we shall start this discussion in English. Before we start this discussion, I want to make it clear that I am not much fluent in English and I have some grammatical and pronunciation issues. So I hope you can understand that, and over a period of time I will gain much more skill in my English speaking, and that will be a win-win situation for both of us. So let's start. First of all, our question is, effective counter-terrorism require a more comprehensive strategy. It require a constant process of evaluation and adjustment. Comment in the light of India's zero tolerance policy. So I have picked this question from Inside Secure 2020 November 21. So here we have to understand that there are two kind of question that UPSC ask. One is a simple kind of question in which you just have to write, you have understood something, you have knowledge about particular thing, and you just have to write that. For example, you will find a question in Inside Secure, a comprehensive analysis about one nation, one election.
So that is a simple question. You just have to know few points about that particular topic, one nation, one election, and you can write that answer. Means you don't need to critically analyze or think or collaborate different topic or critically analyze. It is just a simple question. Another question was on parliamentary privileges. That is also simple question. You just have to go to Lakshmikant and find out various points. What are the various point 1, 2, 3 about parliamentary privileges and are they codified? So these are simple kind of question which anybody can write. But these are not the deciding factor when we talk about UPSC answer writing. You don't need enough answer writing skill to write these questions. You just need to have a basic knowledge about that, and anyone can write these questions. These are available in all the basic books. You can find these in Vision IS 365. So you don't need to have a comprehensive knowledge about this thing. But the second type of question which are deciding factor in UPSC, which UPSC love to ask, are question which demand comprehensive analysis. They demand comprehensive analysis and you have to critically analyze the topic. For example, this question that I have placed today falls under this category, a comprehensive category, where you have to understand a topic in a holistic fashion. You have to try relate various topics with it, and these are the area where people find it most difficult to write question. For example, this question, effective counterterrorism require a more comprehensive strategy. It requires a constant process of evaluation, adjustment, comment in the light of India's zero tolerance policy. This is not a straightforward question where you can just write something. They are not asking talk about zero tolerance policy. They are asking you to relate this. First, tell what is the comprehensive policy, how that comprehensive policy is related to zero tolerance, and then also tell the process of evaluation and adjustment that has happened over a period of time in India's comprehensive strategy. And you also have to comment that what are the issues in it. Means you have to give evaluation of answer also. So in this, you need to have a diverse field of knowledge. So if you have just started your answer writing, this is what you should look for when you are going for answer writing. So there are two kind of question. One is simple one, another is comprehensive one. In simple one, you just need to have a knowledge about a topic and you can just write that topic. In comprehensive one, you need to have a plethora, a diversified knowledge about that particular topic. So that is the requirement. We shall discuss this, and I have picked this from Insight platform, and almost all the questions that I have read, 5 to 10 questions that I have read, the answer of this topic that I have read, they are not addressing the core demand of this question. They are not addressing actually what has been asked in this question. They are focusing on some other areas, or they are focusing more on a particular event. For example, some questions were focusing on Kashmir only. So they were more focused on Pakistan, Kashmir, what happened, Balakot, Uri. But this question is asking about comprehensive strategy for counter-terrorism. So we have to explain what would be the approach to this question. First, introduction. We will introduce our topic. Second, we will give comprehensive strategy. What is India's comprehensive strategy? Third, we will tell how evaluation and adjustment has happened over a period of time. And fourth, we have to evaluate. We have to evaluate and tell what are the issues in it and how we can improve them. So let's start. First, in introduction, you have to introduce, actually you have understood this question. Means you cannot just write like a zombie, whatever you feel like. You have to introduce, you have to tell that I have understood this question. I know that you are asking about counter-terrorism. So I will tell you what is terrorism, where all areas are there where we need to tackle our terrorism situation. So if you write like this, you will diversify your horizon. You will tell that I know that these are the area where we are facing terrorism issue, and to deal with all these area we have this policy. So terrorism in India can be classified as cross-border terrorism or internal terrorism in Kashmir. So you can also give map Kashmir terrorism. Second, hinterland Naxal terrorism here, insurgency and separatism in northeast area. So these are three kind of terrorism that India has been facing. Now we have introduced our topic. We have told that these are the area which may face. You can draw a map, or you may avoid drawing a map. If you draw a map, it would give a comprehensive understanding, so that would be okay. Then we shall talk about India's comprehensive counter-terrorism policy. So India's policy, the basic philosophy of India policy is zero tolerance. We will not tolerate terrorism at any cost. That is our basic policy, and it is a mixture of military action. Military action, we will go on offensive, we will attack you. Second, statecraft artillery, means we will also use state tools like diplomacy, like conciliatory approach, economy to counter terrorism. That is our basic philosophy. How we are going to do it? What are the component of our comprehensive counter-terrorism policy? First is defensive offensive. This policy was given by our current NSA Ajit Doval.
He said that earlier India used to follow defensive policy, in which India was attacked in 2008 and India did nothing. So we were very much defensive. We want to protect ourselves. If terrorists are coming inside our country, we want to destroy them. That's all. But he said now our policy should follow defensive offensive. We will defend ourselves against terrorists, but we will also launch offensive strike. Example of this are Myanmar surgical strike in 2015. You can also watch the documentary of Myanmar strike, Uri strike, in on YouTube. You just type them and you will find documentary, and they are beautiful one. So example of defensive offensive are Myanmar surgical strike 2015, Uri 2016, Balakot 2019, and offensive Operation Sunrise on India and Myanmar border to counter insurgent in 2019. And now, if you remember all of them, it is okay. If you don't remember, just give one example. Second is policy of reconciliation. Under this policy, we will try to reconcile. Means under the first policy, we will launch a offensive attack. Under second policy, we will try to reconcile with you so that we can create peace in the region. Under this reconciliation, we have surrender cum rehabilitation policy. This policy is applicable in Kashmir area, Naxal area, and Northeast area, where we say to insurgent or terrorist that you surrender and we will provide you skill, we will give you some money also. So this policy is also successful one when we talk about countering Naxalite in our Central India, Red Corridor. Okay. Second, we have done Bodoland Peace Accord. Bodoland Peace Accord in January 2020. So it was in Bodo area of Assam. You have to read about it separately. Then we have Bru Peace Accord. It was also done in Jan 2020. It was under Tripura, and it was between Tripura and Myanmar border. You have to learn about Bru refugee issue also separately, because this question demands a comprehensive understanding. You have to write things. You cannot explain everything. Okay. Then our policy of head and heart. So under this policy, what we do, if we want to launch an offensive strike in a particular area, first we will win their heart. We will provide them services, water, road, education, health. So we have to provide them so that they trust us. If they trust us, they will provide you intelligence which is required in counterinsurgency. For example, Operation Sadbhavna, launched by army in Kashmir, Jammu Kashmir, to win the heart and mind of people. It is a military civil action plan. Means military will provide some civic facilities like water, like they will provide road to inaccessible areas of life, and education, health will be provided by army. And fourth point is diplomacy. Under diplomacy, what we are doing? Under diplomacy, we are tackling Pakistan at Financial Action Task Force. We are trying hard to blacklist Pakistan under FATF. Then Kulbhushan Yadav case, Pakistan tried to create propaganda against us, and we bring Pakistan to International Court of Justice. Okay. Then we have also pushed Masood Azhar as a global terrorist under UN. So these are diplomatic action. Okay. These are also part of India's comprehensive strategy to counter terrorism. Then fifth point is international cooperation with like-minded country. For example, in a recent attack on France, a radical attack on France, India supported, although many countries were against against France, but India supported unequivocally. India supported France president. Then we have also signed BECA with the US. Under that, geospatial information will be shared, and we can use this geospatial information to target the terrorist bunker inside Pakistan. And we have been using, and we can use, if we want to launch Balakot like strike, we will be having better geospatial map, because the US satellite are the best state-of-art satellite in this area. So we will get the best geospatial maps which we can use to strike inside Pakistan. And other than this, we also have agreement with Saudi, UAE, Oman to tackle radicalization. So we have agreement with them. If our citizen is caught in these countries while they are joining ISIS or other radical group, they send them back. So this is our strategy. Then we have to talk about constant evaluation and adjustment. We have to understand that India has evolved its counter-terrorism strategy over a period of time, because India has been fighting terrorism for past 60-70 years. So India has developed their strategy based on trial and error. What are the problem in our strategy? We have evaluated that strategy. So India has been doing that. Earlier, India's was policy when India got independence was offensive and reconciliatory approach. Under that, we try to create new state
Earlier we had only one state, Assam. We tried to create new state, Nagaland, Manipur, all these states to reconcile. We also launched offensive strike. We in 1958 against Naga insurgency. We passed Armed Force Special Power Act, ASFA. We passed that act. So we had offensive reconciliatory approach. Over a period of time, we learned that we have to develop our economic strategy. We have to help them. We have to win their heart, head. We did that. Now fast forward to 2008 when a terrorist attack happened in India. We understood that there was a failure of intelligence in this attack. So we launched NetGrid. What is NetGrid? It is a comprehensive database to counter terrorism. In this, we will take data from banking sector, we will take data from railway sector, we will take data from shopping or other CBI data. So we will take comprehensive data of multiple agencies and we will try to create a pattern to counter terrorism. Okay, so this was our evaluation and adjustment in our policy. We changed according to that. And other than this also, the offensive defensive policy has also came into picture after the new government taken over in 2014. That is also our evaluation and adjustment. Then other than that, recent amendment in NIA Act and Unlawful Prevention Activity Act, they have given more power to NIA officers, and they also have given NIA power to investigate a particular case outside the country. And under Unlawful Activity Act, we have made a provision under which an individual can also be designated as a terrorist. Otherwise, earlier we can designate only the terrorist organization like Jaish-e-Mohammed, but individual, we could not designate individual as a terrorist. So when we went to UN, we said that please designate Masood Azhar as an international global terrorist. They said that you have not designated him as a terrorist inside your country. Why are you saying that you will designate this person as a global terrorist? Then India amended this. India thought that okay, yes, we have to amend. First we will designate as a terrorist, then we can go to UN or other platform. So this was it. Then what are the issues in it? First, India lack a comprehensive or concrete media policy. India does not have that. India does not have international news channel. There are very few channel. Indian, for example, WION is an international Indian channel. Other than this, we have Indian local channel. They have their local agendas, but international level, how we can make our voice heard, that is not a part of government policy. So a channel like BBC, Al Jazeera, they do propaganda against India. So we have to counter that. Second, religious policy. We don't have a religious policy actually. We have not understood. We are in a defensive mode that religion has nothing to do. So if you don't understand actually what is the cause and you don't try to address that cause and you are beating around the bush, so you cannot address the issue. For example, in Kashmir, religious places has been used as places to spread radicalism. But if you don't accept that religion has something to do with it, then you cannot address it. So we have to understand what is the role of religion and how to tackle it. Because Kashmir, if you want to solve our problem of Kashmir, we have to tackle Pakistan. Plus, we also have to understand the religious ideology of political Islam. Then only we can adjust to tackle these things. Then poor criminal justice system of India. Police is understaffed. We have 134 policemen over 1 lakh people. We require 210. So police is understaffed. So police cannot even handle the basic law and order issues. So how can we expect them to handle terrorism, drug, narcotics related problem, organized crime? Because these all are related to terrorism. Then judges are out. So there is a 6,000 shortage of judges. If criminal justice system is weak, then you may caught someone as a terrorist, but it will take 10 to 15 years to hang that terrorist or to get something out of that terrorist. Then economic strategy is also not that successful. India has over a period of time launched multiple projects. For example, Kaladan multimodal project. Under that, we want to connect Kolkata to Tripura by Myanmar, but we have not completed this project yet. Then we have IMT project under India, Myanmar, Thailand trilateral highway. So this project is also not complete, and we have been running this project since ages. So this strategy, we also need re-evaluation and readjustment. Then poor border security. Our borders under border of Bangladesh and Myanmar are porous, and if Pakistan want to infiltrate, they can infiltrate through Bangladesh. So that is also a issue in India. So you will write issue and a little bit you will also give solution under these issues. There is no need to write a separate heading to give solutions. You will also you only write here that we need 210 lakh police officer. If you can remember this information. If you cannot, then it is okay. You can just write poor criminal justice system and 4 crore cases are pending in India. So that you can write, and in conclusion we have to write that India need
India need to frame a comprehensive national strategy and national counter-terrorism policy to have a coherent and visionary guideline to address the issue of terrorism. Thank you.